हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 करेंगे, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। यानी कि इस चैप्टर में हम वनस्पतियों के बारे में और उसमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। तो पहले देख लेते हैं कि हमें इस क्लास में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इस क्लास में वन के बारे में। वन के जितने भी टाइप्स होते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के बारे में जानेंगे। शीतोष्ण सदाबहार वन क्या होते हैं और इनमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वनों के बारे में जानेंगे और भूमध्य सागरीय जो वनस्पति है उसके बारे में भी हम जानेंगे। शंकुधारी वन के बारे में जानेंगे और उसके बाद आता है घास स्थल, यानी घास के मैदान। यानी घास के मैदान भी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले घास के मैदानों के बारे में देखेंगे। और शीतोष्ण घास के मैदानों के बारे में भी हम इस अध्याय में ही देखेंगे। इसके बाद में हम कटीली झाड़ियों और ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाने वाली वनस्पति के बारे में जानेंगे। तो इन सभी पॉइंट्स पर हमें क्या करना है, इस क्लास में डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन क्या होता है। तो स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। यानी जहाँ जहाँ पर भी स्थलाकृति ऊंची है, वहाँ पर ऊंचाई के अनुसार जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। यानी ऊंचाई के साथ वनस्पति की विशेषताएं भी क्या होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार से जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वो भी अलग अलग तरह की पाई जाती हैं। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। यानी कि जो वनस्पति है उसका विकास किस प्रकार से होगा वो वहाँ के तापमान पर और वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। यानी तापमान और नमी की मात्रा पर जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका विकास निर्भर करता है। साथ ही साथ ये मिट्टी का जो ढाल होता है उस पर और मिट्टी की जो परत होती है उसकी मोटाई पर भी निर्भर करती है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, यानी कि वन, घास स्थल और कटीली झाड़ियाँ। तो वन क्या होते हैं, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और भरपूर वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर ये वन सघन वन और खुले वन में विकसित होते हैं। यानी कि जो वृक्ष होते हैं ना, वो उपयुक्त तापमान एवं भरपूर वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। जहाँ अच्छी खासी वर्षा पड़ती है तो वहाँ पर ये वन 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक सघन वन और दूसरे खुले वन, यानी कि विरल वंश हो सकते हैं। नंबर 2 पर आता है घास स्थल, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती हैं। जहाँ वर्षा ना तो ज़्यादा अधिक होती है और ना ज़्यादा कम होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, घास के मैदान उगते हैं। नंबर 3 पर आते हैं कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ियाँ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं। कांटेदार जो झाड़ियाँ होती हैं या पेड़ पौधे होते हैं वो शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं, जहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। जैसे देखें तो राजस्थान का क्षेत्र, जहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, इस तरह के पेड़ उगाते हैं। हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर मिलती हैं। तो जो हिमालय है वहाँ पर सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो आपको सारी तरह की वनस्पतियाँ मिल जाएंगी। यहाँ पर भी इसी तरह की वनस्पति का एक पौधा देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। तो
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन जो होते हैं घने होते हैं और भूमध्य रेखा तथा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के आसपास पाए जाते हैं। ये वन होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा सघन होते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के आसपास पाए जाते हैं। यह क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, जिसके कारण ये सघन वन होते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें, ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर ये भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा से इधर की तरफ जो क्षेत्र है और इधर की तरफ जो क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। गर्मी अधिक पड़ती है तो यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है। वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर बहुत ही सघन वनस्पति पाई जाती है। यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं रहता। यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से कभी नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं, क्योंकि ये वन हमेशा हरे भरे रहते हैं और जो पेड़ होते हैं इनकी पत्तियाँ कभी नहीं झड़ती हैं, इसलिए इनको हम सदाबहार वन कहते हैं। ये वन काफ़ी घने होते हैं और वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय सूर्य का जो प्रकाश होता है अंदर तक नहीं आ पाता, यानी ये इतने सघन होते हैं, अगर सूर्य का प्रकाश यहाँ से इनमें जाए तो पेड़ों के ऊपर ही रह जाता है, इनके नीचे नहीं पहुँच पाता। तो इसमें पाए जाने वाले पौधों की बात करें, पेड़ों की बात करें तो रोजवुड है, आबूनस है, महोगनी है, इस प्रकार के वनस्पति पेड़ इस सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन में पाए जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन होते हैं, इनको हम मानसूनी वन भी कहते हैं, जो भारत और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में ये पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष जो होते हैं वो अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। यानी कि ये जो वृक्ष उगते हैं ये शुष्क क्षेत्रों में भी उगते हैं। तो वहाँ पर वर्षा की जब कमी होती है या पानी की जब आवश्यकता होती है, जब शुष्क मौसम होता है, तो ये जो वृक्ष हैं ना अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं, क्योंकि उस समय इन्हें पानी बचाने की ज़रूरत होती है। जो पत्तियां होती हैं उनसे जल का वाष्पीकरण अधिक मात्रा में होता है, तो जब पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उस समय ये पत्तियों को गिरा देते हैं, जिससे कि जल का वाष्पीकरण ना हो और ये अपने आप को जीवित रख पाएँ। इसलिए ये क्या करते हैं, एक विशेष मौसम में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की बात करें तो साल है, सागवान है, नीम है, शीशम है। ये इस तरह के वृक्ष हैं जो पर्णपाती वनों में आते हैं। आमतौर पर वनों में पाए जाने वाले जानवरों को देखें तो इनमें बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर जो हैं ये पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले जंतु हैं। चलिए अब देखते हैं हम शीतोष्ण सदाबहार वन। यानी कि हमने देखा कि जो सदाबहार वन जो होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार और पर्णपाती वन होते हैं वो भूमध्य रेखा और उसके आसपास के क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहीं शीतोष्ण की बात करें तो शीतोष्ण जो क्षेत्र होता है पृथ्वी पर, देखें ये भूमध्य रेखा और यहाँ से इधर की तरफ और इधर की तरफ इतना देखें तो ये वाला उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। यहाँ से इतना और यहाँ से इतना, ये वाला जो बीच वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम कहते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में उगने वाले ऐसे पेड़ पौधे जो हमेशा हरे भरे रहते हैं उनको हम सदाबहार वन कहते हैं। तो शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। जो मध्य अक्षांश हैं 45 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र में जितने भी तटीय प्रदेश हैं, जिन समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यह सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका में, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व ब्राज़ील की बात करें
तो वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यह वन जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा दृढ़ और मुलायम दोनों प्रकार के होते हैं, जैसे वांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जो है वो इस प्रकार के वन होते हैं। तो आप यहाँ पर उन वनों को देख रहे होंगे जो शीतोष्ण सदाबहार वन हैं। चलिए अब शीतोष्ण पर्णपाती वनों के बारे में देख लेते हैं। उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। जब हम उच्च अक्षांशों की ओर चलेंगे तो इस प्रकार के वन हमें देखने को मिलेंगे। तो कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? उत्तर पूर्वी अमेरिका में, चीन में, न्यूजीलैंड में और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में इस प्रकार के वन काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ ये जो वन हैं अपनी पत्तियों को एक विशेष मौसम में छोड़ देते हैं, झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले जो पेड़ हैं वांज हैं, ऐस है, विच है, ये इस प्रकार के पौधे हैं जो शीतोष्ण वनस्पति में पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले अगर हम जानवरों की बात करें तो हिरन, लोमड़ी, भेड़िया, यहाँ इस तरह के जानवर पाए जाते हैं। फीजेंट तथा मोरनाल जैसे पक्षी भी इन्हीं जंगलों में पाए जाते हैं। आप यहाँ पर शीतोष्ण पर्णपाती वनों को देख सकते हैं। तो अब आप शीतोष्ण पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और सदाबहार वनों के बारे में जान गए होंगे। चलिए अब हम औरों के बारे में जान लेते हैं, जैसे भूमध्य सागरीय वनस्पति जो होती है उसके बारे में देख लेते हैं। महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती वनों से ढके रहते हैं, जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी किनारे जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो जो दक्षिणी किनारे पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनको हम भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ कहते हैं। अधिकतर ये जो वनस्पतियाँ हैं यूरोप, अफ्रीका, एशिया के जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर ये पाई जाती हैं। यह वनस्पतियाँ भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका तथा दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। आप यहाँ पर इस तरह की वनस्पति को देख सकते हैं, यानी कि ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूर के बाग हैं जो यहाँ पर उगाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा गर्म और शुष्क होती है। वहीं अगर हम शीत ऋतु की बात करें तो यह वर्षा वाली बहुत ही मृदु होती है, यानी कि बहुत ही अच्छी और शीतल जो होती है शीत ऋतु यहाँ की। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर जैसे सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। आप यहाँ पर अंगूर का बाग देख ही रहे होंगे। चलिए और देख लेते हैं, शंकुधारी वनस्पति के बारे में जान लेते हैं। शंकुधारी वन जो होते हैं वो क्या होते हैं? उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों, जैसे कि हम देखें 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश पर आप जाएंगे तो भव्य शंकुधारी वन पाए जाएंगे। आप यहाँ पर शंकुधारी वनों को देख भी सकते हैं, जिन्हें हम टैगा भी कहते हैं। यह वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। यह लंबे, नरम, कष्ट वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। ये लंबे होते हैं और इनकी जो पेड़ों की जो छाल होती है जिसको हम काष्ठ कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नरम होती है और ये वृक्ष हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इनको हम सदाबहार वन भी कहते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है। जो कागज़ हम प्रयोग करते हैं उस कागज़ बनाने में जो लुगदी प्रयोग की जाती है वो इन्हीं वनों के पौधों से की जाती है, जो सामान्यतः अखबार और कागज़ बनाने में प्रयोग किया जाता है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस बनाने में किया जाता है जो आप लोग यूज करते हैं, और जो पैकिंग की जाती है सामान की तो उस पैकिंग के बॉक्स बनाने में भी इन वनों के पेड़ पौधों का उपयोग किया जाता है। इन वन में पाए जाने वाले पेड़ पौधों की बात करें तो चीड़, देवदार जैसे जो पेड़ पौधे हैं वो काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो जानवर हैं वो
रजत लोमड़ी, मिल्क, ध्रुवी भालू, ये क्या हैं, यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु हैं। चलिए तो और देख लेते हैं हम घास स्थल के बारे में, यानी कि ग्रासलैंड के बारे में, जो घास के मैदान होते हैं उनके बारे में। तो घास के मैदान भी देखें तो शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यह वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग सकते हैं। हमने देखा कि हमारी पृथ्वी और बीच में ये भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा के इधर और इधर किधर भी ये वन उग सकते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये फैले। यहाँ वनस्पति जो है निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। जहाँ पर जो वर्षा होती है निम्न या मध्यम प्रकार की जो वर्षा होती है, ना तो ज़्यादा कम होती है और ना ही ज़्यादा अधिक होती है। तो ऐसे स्थानों पर जो होती है वहाँ घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं। यहाँ घास की जो ऊंचाई होती है 3 से 4 मीटर तक होती है। यानी जो घास के मैदान है यहाँ पर जो पाई जाने वाली घास है वो कम से कम 3 से 4 मीटर ऊंची होती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है, जहाँ पर पाई जाने वाली घास लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंची होती है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। तो इनमें ये सारे के सारे जानवर पाए जाते हैं। वहीं अब हम शीतोष्ण घास स्थल की बात करें तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र तथा महाद्वीप के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। मध्य अक्षांश की बात करें तो ये 45 डिग्री अक्षांश के आसपास दक्षिणी साइड और उत्तरी साइड दोनों तरफ पाए जाते हैं। और जो महाद्वीप हैं उनके अंदर भी ये पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है, जो हम अपने पशुओं को चारे के लिए प्रयोग कर सकते हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप आदि पाए जाते हैं, जो इन जंगलों में पाए जाते हैं। ये वो जानवर हैं। आप यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास स्थल को देख भी सकते हैं। चलिए अब हम ध्रुवीय प्रदेशों के बारे में जान लेते हैं। तो ध्रुवीय प्रदेश यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो हैं वो ध्रुवीय प्रदेश हैं। तो यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो ध्रुवीय प्रदेश जो होते हैं अत्यधिक ठंडे होते हैं। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पतियाँ मिलती हैं, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा वनस्पतियाँ नहीं मिलती हैं, बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन तथा छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यह अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान ही विकसित होती हैं। जब इन क्षेत्रों में गर्मी का मौसम आता है, गर्मी, तो यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पतियाँ उगाती हैं। इसे हम टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी कहते हैं। यहाँ जो वनस्पतियाँ हैं वो यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे हम ये देखें, ये हमारी पृथ्वी, तो यहाँ से इधर देखें तो ये उत्तरी अमेरिका है वो आ जाता है, और यहाँ से हम देखें तो हिस्सा यूरोप का आ जाता है, और इधर से देखें तो एशिया का आ जाता है। तो ये जो ध्रुवीय प्रदेश है, ऊपर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उसको हम ध्रुवीय वनस्पति कहते हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है। यानी जो जीव जंतु होते हैं, जानवर होते हैं, उनके शरीर के ऊपर काफ़ी मोटा फर होता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर और चमड़ी होती है। और यहाँ पाए जाने वाले जो जानवर हैं, सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय भालू और ध्रुवीय उल्लू तथा बर्फीली लोमड़ी होते हैं। आप यहाँ पर वालरस, ध्रुवीय भालू और सील को देख भी सकते हैं, जिनकी खाल आपको देखने से भी लग रही होगी कि काफ़ी मोटी है। चलिए आप ध्रुवीय प्रदेश के बारे में जान गए होंगे। अब हम देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल जो होते हैं उनको अलग अलग स्थानों पर किस किस नाम से जाना जाता है। बात करें हम पूर्वी अफ्रीका की, तो वहाँ पाए जाने वाले जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल हैं उनको हम कहते हैं सवाना। वहीं हम बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं उनको हम कहते हैं कंपोस्ट।
वहीं बात करें वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला में जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल पाए जाते हैं उन्हें हम लानोस के नाम से जानते हैं। तो ये बात रही उष्णकटिबंधीय घास स्थलों की। अब हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों के बारे में जान लेते हैं। तो जो ठंडे क्षेत्रों में घास के स्थल पाए जाते हैं, जैसे अर्जेंटीना में, तो हम इनको पंपास के नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी के नाम से जानते हैं। दक्षिणी अफ्रीका में हम वेल्ट के नाम से जानते हैं, और मध्य एशिया में स्टेपी के नाम से जानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में हम इन्हें डॉन के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ घास स्थल थे जिनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि इसी तरह की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू, धन्यवाद।